नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज की जो कि आजकल बहुत आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, और वो डिजीज है स्क्रब टाइफस। तो चलिए अपनी आज की चर्चा जो कि स्क्रब टाइफस के ऊपर है उसे शुरू करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हमें बताएं कि स्क्रब टाइफस होता क्या है और ये किस तरह ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, स्क्रब टाइफस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जी। ये एक फेब्राइल इलनेस है, मतलब जिसमें एक तेज बुखार आता है। फेब्राइल इलनेस है जो कि माइट्स के थ्रू फैलती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है रिकेट्सिया सुसुगुमुशी। आजकल उसको ओरेंशिया सुसुगुमुशी कहते हैं। ये जो उसका लाइफ साइकिल है ये थ्रू माइट्स और रोडेंट्स के थ्रू ही इसका प्रोपोगेट होता है, बट इसमें ह्यूमन बींग जो है इंसिडेंटल होस्ट होते हैं। ये एक बीमारी है। इसमें जैसे कि आपने टर्म यूज किया स्क्रब टाइफस, तो इसका एक मीनिंग है स्क्रब टाइफस का कि ये डिजीज जो है ये एक खास तरह के वेजिटेशन में पाई जाती है, जो है जिस तरह के जैसे जंगल होते हैं, कुछ वुड्स होते हैं और कुछ ऐसे टेरेन्स होते हैं जहाँ पे क्लियरिंग्स होती हैं। ये माइट्स वहाँ पे सरवाइव करती है, या कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे रैट्स, वाइल्ड रैट्स या दूसरे जो सैनिटेशन के साथ लिंक्ड जो है रैट्स जैसे क्रिएचर वो सरवाइव करते हैं, तो वहाँ पे इनकी तादाद पाई जाती है। बट ये जो नाम है आजकल ये मिसफिट है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं एरियाज में पाया जाता है, ये किसी और सेमी एरिड और माउंटेनियस रीजन्स में भी पाया जाता है। डॉक्टर, मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बोला वेजिटेशन और उसके साथ ही आपने माइट्स के बारे में भी बात की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या ये किसी वेजिटेशन से, जैसे कि मतलब कोई घास हो गया पर्टिकुलर तरह का, उससे ये टाइफस होता है या फिर के माइट्स हैं जो उन वेजिटेशन में रहते हैं? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें यह है कि जो माइट्स का हैबिटेट है और रोडेंट्स का हैबिटेट है उन एरियाज में ये पाए जाते हैं। और रिगार्डिंग में इसकी एक हिस्ट्री है कि ये कोई नई डिजीज नहीं है, ये कई वर्षों से या ये इन एरियाज में जो जहाँ पे मैंने ये स्क्रब वर्ड यूज किया इन एरियाज में ये फैलती रही है। और प्रीवियस हम हिस्ट्री देखें तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 36,000 सोल्जर्स अफेक्टेड हुए थे एलाइड फोर्सेस के। जैसे वो कोई 2 ग्रुप्स थे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में। काफी सारे, और इवन जो यूएसए के ट्रूप्स थे वो तुम्हारे वियतनाम वॉर में काफी ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज आई थी और काफी लोग अफेक्ट हुए थे। ये काफी पुरानी चली आ रही है डिजीज। और आप नोट कर रहे होगे कि जब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ मैं सोल्जर्स का दे रहा हूँ और कि ये काफी इतने इफेक्ट हुए, तो वो लोग जाते हैं ऐसे टेरेंस में, ठीक है ना, ये माउंटेनियस में जहाँ वुड्स हैं इन जगहों पे जाते हैं और यहाँ पे माइट सरवाइव करते हैं। माइट के लाइफ साइकिल का ये इंटेग्रल पार्ट है। तो ह्यूमन बींग्स आर इंसिडेंटल होस्ट। ह्यूमन बींग्स वहाँ जा रहे हैं तब दे आर गेटिंग अफेक्टेड। कोई शहर में रह रहा है उसमें केसेस की इतनी तादाद नहीं है, जबकि जो इनके माइट्स के एरियाज में जा रहा है कुछ काम के लिए, कुछ जैसे जंगल में कुछ लकड़ी काटने जाते हैं ये लोग, तब वो जाके अफेक्ट होते हैं, चाहे सोल्जर्स हों जो लड़ाई के दौरान उनको जाना पड़ता है। तो डॉक्टर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग हिली टेरेन में ज्यादा रहते हैं उन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है, या एज कम्पेयर टू जो लोग प्लेन्स में, जैसे यहाँ के प्लेन एरियाज हो गए? ये इसकी इस तरह की अकरेंस शुरू में लिंक थी, पर आजकल केसेस काफी जगह स्प्रेड हो गए उनके अलावा भी। बट मेन इनका वही है कि जहाँ पे ऐसी इस प्रकार की वेजिटेशन हो जो माइट्स के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, और इवन रोडेंट्स के लिए, वाइल्ड रैट्स के या उनके मिलते जुलते कुछ मैमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो डॉक्टर, इसकी कोई टाइप्स भी या कैटेगरीज होती हैं स्क्रब टाइफस की? मुझे ये लग रहा है कि आपको शंका है कि ये टाइफस फीवर नाम भी कहीं पे यूज होता है, कहीं टाइफाइड भी यूज होता है। मैं ये क्लियर कर दूं, एक टाइफस फीवर होता है, उसकी 2 टाइप्स होती है। उसमें एक एंडेमिक टाइप का होता है, एक एपिडेमिक टाइप का होता है। तो उसमें भी रिकेट्सिया वर्ड हालांकि आजकल नहीं यूज करते, रिकेट्सिया प्रोजोकी और रिकेट्सिया टाइफाई ऐसे उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और पर उनमें जो वेक्टर है, जो कैरियर है, वो माइट नहीं लाइस है। ये एक ये फर्क है। उसमें सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं दोनों के। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हो टाइफाइड एक अलग फूड एंड वाटर बॉर्न, वो अलग बीमारी है। इस करके एज सच स्क्रब टाइफस एक अलग एंटाइटी, मतलब इसकी कोई ना इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है। तो डॉक्टर, ये हो कैसे जाता है, इसके और क्या कॉजेज रहते हैं? जी, जैसे आपने पूछा कि इसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज यही है कि इसके ये माइट बॉर्न इन्फेक्शन है जिसको हम पिस्सू कहते हैं हिंदी में। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ओरेंशिया सुसुगुमुशी, दैट इज सर्कुलेटेड
और जो ट्रैवल करता है माइट के साथ करता है, और इसमें रैट्स है इसके लाइफ साइकिल में, और इसके जो वेजिटेशन में सर्वाइवल है। बट जो ह्यूमन बींग्स है वो एक इंसिडेंटल होस्ट है। अगर ह्यूमन बींग्स सामने आ जाते हैं इसके या इसके एरियाज में आते हैं तो वो माइट अपनी बाइट करता है। माइट का एक स्टेज होती है खास जिसको हम कहते हैं शिगर, एक लार्वल स्टेज है। दैट स्टेज जो वो वाली स्टेज है वो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है या बाइट करता है, तो वो ट्रांसमिट होती है वो स्टेज। और इसमें हमने पाया गया कि ये इन्फेक्टिविटी जो है इसकी, कि हम कहेंगे इसको इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ये जो इन्फेक्टिविटी है जो इस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो कंटिन्यू रहती है इसकी सभी स्टेजेस में। अगर एक माइट इन्फेक्टेड है तो ये उसके एग में भी जाएगा, लार्वा में भी जाएगा, अडल्ट में भी जाएगा। सो ये इन्फेक्टिविटी मेंटेन रहती है। ये एक खास किस्म की इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसका लाइफ साइकिल का। सो जब अगर ह्यूमन बींग्स आएगा तो दे विल गेट इन्फेक्टेड, बट अदरवाइज देखा जाए तो रैट्स और अदर मैमल्स जो है वो उसके दूसरे रिजर्वायर होस्ट है। जी, तो डॉक्टर इससे तो ये चीज काफी क्लियर हो जाती है कि फिर ह्यूमन बींग्स से ये डिजीज आगे कम्युनिकेट नहीं होता है, मतलब हाँ डायरेक्टली नहीं, कभी भी नहीं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कभी नहीं फैलती। जी डॉक्टर कैसे पता चलता है कि हमें स्क्रब टाइफस हुआ है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, इसमें तेज बुखार तो है ही है, ठीक है, और तेज बुखार के अलावा इसमें चिल्स है जो कोई किसी और बीमारियों में भी होती है, ठीक है ना। इसमें स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है, और इसमें बीपी का फॉल भी हो सकता है और पल्स रेट के भी इफेक्ट हो सकता है। बट सबसे पहले मैं जो जैसे मैंने शुरुआत की है फीवर से जी। ये उसके सिम्टम्स है, बट उससे पहले क्या है, बाइट है। ये बाइट भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। सो इसमें क्या होता है कि शिगा, इसका जो माइट की जो बाइट है, सो इसके बाइट करने के बाद कुछ दिनों बाद एक नेक्रोटिक ब्लैक एरिया बन जाता है बाइट के स्थान पे, उसको एस्चार कहते हैं, ठीक है। कोई एस्चार कहते हैं, एस्चार कहते हैं, इस तरह की प्रोनाउंसिएशन है, और ये काफी कैरेक्टरिस्टिक है इस डिजीज का। बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये 40 to 50% केसेस में ही पाया जाता है, बट स्टिल इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, फीवर है, चिल्स है, स्प्लीनोमेगैली है और एस्चार फॉर्मेशन है, इसके साथ लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट, वो लोकलाइज्ड भी हो सकती है जहाँ एस्चार फॉर्म हुआ है उस एरिया के आसपास, और ये वाइड स्प्रेड भी हो सकती है। सो ये एक कम्बिनेशन है सिम्टम्स का जो कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कुछ टेस्ट भी हैं इसके। सो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये डायग्नोज करने के लिए हम लेबोरेटरी का सहारा भी लिया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्रब टाइफस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर, स्क्रब टाइफस के मरीज को कब और किस समय डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये डिजीज़ किस एरिया में एंडेमिक है जी। अगर जैसे कि मैंने वेजिटेशन बताई, माउंटेनियस रीजन बताए, और हमारे चंडीगढ़ के आसपास में हिमाचल प्रदेश में इसके काफ़ी तादाद में केसेस आते हैं। अगर वहाँ पे पहाड़ी इलाके में कुछ लोग अगर तेज बुखार से ग्रस्त है, खासकर रेनी सीजन के आसपास, तो उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसको सिम्टम्स की वेट नहीं करनी चाहिए कि कब इसकी लिम्फ नोड बनेगा, कभी एस्चार दिखाई देगा। तो अगर तेज बुखार आता है, ही शुड कंसल्ट द नियरेस्ट पीएचसी, और उसके बाद वो उसके सिम्टम्स प्लस उसका एक लैब का टेस्ट करवा के वो डायग्नोज करेंगे कि ये इसको क्या बीमारी है। जी डॉक्टर, जैसे आपने सिम्टम्स में हमें बताया कि फीवर होता है, और तो डॉक्टर ये सिम्टम्स जो आपने बताए ये तो और भी बहुत सारी बीमारियों में देखे जाते हैं, तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम कि ये स्क्रब टाइफस ही है? इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि सिम्टम्स की एक वाइड रेंज है यहाँ पे। फीवर भी है, चिल्स भी है, स्प्लीनोमेगैली भी है, इवन लंग इन्फेक्शंस वगैरह भी पाई गई हैं इसमें, और फेटल कॉम्प्लिकेशंस कि बाकी सिस्टम भी इफेक्ट कर सकता है। अगर देरी हो जाए ट्रीटमेंट में, अगर देर से डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसके सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर्टिकुलरली रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है जो जिससे हमारी इम्यूनिटी भी लिंक्ड है। इसलिए आपने सही सवाल पूछा कि ये कैसे पता लगेगा कि इसको क्या है। सो इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। सो पहले जो टेस्ट कॉमनली किया जाता था वो व्हील फिलेक्स टेस्ट था, बट उसकी सेंसिटिविटी कम है, पर आज भी वो कई जगह पे किया जाता है। 50% उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट है, तो एटलीस्ट वो इंडिकेटर टेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हैं। ये थोड़े हायर एबिलिटी वाले, हायर सेंसिटिविटी वाले टेस्ट है जो आम पीएचसी या उस पे नहीं किए जा सकते। सो उसके लिए उसको रेफर किया जाता है जो नज़दीक का मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर है। सो एटलीस्ट प्रोबेबल या प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस एक डॉक्टर लोकल लेवल पे या पीएचसी पे विद सिम्टम्स बना सकता है, खासकर उन एरियाज में जहाँ पे इसके लिए एंडेमिक है, जहाँ पे ये केसेस बहुत पाए जाते हैं इस सीजन में। डॉक्टर, स्क्रब टाइफस
इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और ये कितना लंबा चलता है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी फेटल कॉम्प्लिकेशंस भी है काफ़ी तादाद में, बट अगर सही समय पे ट्रीटमेंट लिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है ट्रीटमेंट जी, जो बहुत साधारण डॉक्टर भी कहीं पे जिन्हें स्पेशलाइजेशन नहीं की वो भी डायग्नोस करके दे सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में डॉक्सीसाइक्लिन का कोर्स आता है 7 दिन या 14 दिन के लिए जी, पर लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए वो ध्यान रखते हैं कि क्लोरमफेनिकोल जैसे ड्रग्स यूज़ किए जाएं कि ठीक है ना, तो डॉक्टर आप उस हिसाब से देगा। सो उसके अलावा जहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। प्रोफिलैक्सिस मीन्स कि पहले भी बीमारी आने से पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें टेट्रासाइक्लिन के कोर्स हैं कुछ, वो आज भी दिए जाते हैं। उसका 35 डेज तक कोर्स चलता है प्रोफिलैक्टिक का भी। तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के समय या अगर कोई इंसान ऐसा है जो ट्रीटमेंट ना ले या ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हम कहें तो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं एक इंसान की हेल्थ को लेके? जी, इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट जरूरी है, इसकी रेकरेंस भी हो जाती है। सो कंप्लीट ट्रीटमेंट इज अ मस्ट, क्योंकि इन्फेक्टिव फोकस उस इंसान में जो इन्फेक्टेड हो चुका है वो बना रहेगा जी। अगर माइट उसको दोबारा बाइट करती है तो फिर आगे ट्रांसमिट होता रहेगा, माइट के थ्रू ट्रांसमिट होता रहेगा। सो एटलीस्ट फॉर दी वेलबींग ऑफ अदर पीपल या अपने खुद की वेलबींग के लिए उसको ये ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। जी। और डॉक्टर ये जानलेवा भी है शायद? जी, इसकी फेटल कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर्टिकुलरली लंग्स तो इन्वॉल्व होती है जैसे मैंने कहा। न्यूमोनाइटिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट इसकी पाई गई है। जी, तो डॉक्टर हमें बताइए कि स्क्रब टाइफस के मरीज की केयर किस तरह करनी चाहिए, उसे खान पान कैसा करना चाहिए? जो मरीज की केयर करने के सवाल होता है उसमें ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही है जी। बाकी उसके इम्यून सिस्टम को सशक्त करने के लिए जो चीज़ें हैं, इम्यून बूस्टर्स हैं, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है वो हमें देने चाहिए। बाकी डॉक्टरी सहायता से इसकी इजीली देख रेख हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर केस को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये ओपीडी बेसिस पे भी केस ट्रीट हो जाता है, डिपेंड करता है कि वो कब पहुंचा है डॉक्टर के पास। अगर वो लेट स्टेज में पहुंच रहे हैं कि जब कॉम्प्लिकेशन सेट हो चुकी है, लिम्फेडिनोपैथी आ गई, स्प्लीन एनलार्ज हो चुकी है और मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट हो चुके हैं, तब उसको काफ़ी इमरजेंसी में रखना पड़ सकता है। और डॉक्टर हम इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसकी प्रिवेंशन में हमें ये देखना है, एक तो हमने बताया कि जैसे इंडेमिक एरियाज में हम ये क्लोरमफेनिकोल या टेट्रासाइक्लिन की दवाई ले सकते हैं जी। वो एरिया के जो हेल्थ अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि कब देनी है और कैसे देनी है जी। पर इसका कोर्स होता है 35 डेज का। रिगार्डिंग एक हम वैक्सीन की भी बात कर लें शुरू में, इसकी वैक्सीन कई बार बन चुकी है बट दे आर नॉट एज इफेक्टिव, इसलिए क्योंकि इसका जो अपना जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी सारा सीरोलॉजिकल उसमें चेंजेस आ जाती हैं जी। तो उसके कई स्पीशीज आ जाती है, कन्वर्शन सीरोलॉजिकल कन्वर्शन बहुत हो जाती है, तो इसलिए वो वायबल नहीं है अब तक जो वैक्सीन है जी। बाकी ये है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करने चाहिए, जैसे कि हमारी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, जब हम ऐसे एरियाज में से गुजरते हैं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए और इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करने चाहिए, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि माइट्स ही इसका मेन जो है पॉजिटिव एजेंट है, माइट के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। तो इसके अलावा एक रोडेंट्स की बात भी हो जाए, क्योंकि रोडेंट्स की जहाँ पे रोडेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो माइट्स का मेन मकसद तो रोडेंट्स के साथ ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है। अगर पुअर सैनिटेशन होगी, जैसे गंदे नाले हैं कुछ जहाँ पे ये मोटे मोटे आप जंगली चूहे देखते हैं, ऐसे वाले एरियाज होंगे तो वहाँ पे भी आपको माइट्स की तादाद ज्यादा मिलेंगी, और अगर ह्यूमन बींग साथ रहते हैं तो वो भी रिस्क होगा उनको। सो हमें रैट्स के लिए या उस कुछ दूसरे रोडेंट्स के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि रैट ट्रैप्स यूज किए जाते हैं। इसमें मल्टी सेक्टोरल इन्वॉल्वमेंट की जा सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है कि आप रैट्स का कंट्रोल कीजिए और पेस्ट कंट्रोल वालों को। सो इससे एक तो ये है ही है। दूसरा, इसके अलावा हम जो हमारे वीड्स जैसे होते हैं, वीड्स अगर ग्रो करते हैं उस एरिया में, वहाँ पे रैट्स और ये दूसरी चीज़ें भी, दूसरी तरह के रोडेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमें उनकी ग्रोथ को इनकरेज नहीं करना अपने घरों के पास, क्योंकि पहाड़ी या दूसरे इलाकों में दूर दराज घर होते हैं, कई तरह के वीड्स देखे जाते हैं। तो अपने घर के पास वीड्स को क्लियर रखें, सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखें और ब्लॉकेजेस वगैरह को रिमूव कराएं, ताकि माइट्स और रोडेंट्स को पॉपुलेशन को वहाँ ना बढ़ने दिया जा सके। डॉक्टर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, तो इस तरह का अगर कोई एपिडेमिक डिजीज या इन्फेक्शन हो जाए तो उस समय पर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती है उसे दूर करने के लिए? अगर ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं, पहले तो हम केस कंफर्मेशन करते हैं कि वेदर इट इज स्क्रब टाइफस और नॉट जी, ठीक है ना। उसकी हम लोकेशन देखते हैं कि वो किस एरिया में पाया गया है। उस एरिया में जाके हम जो उसके
एक तो मरीज के और मरीज भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ और लोग तो नहीं इफेक्टेड है, और उनकी एपिडेमोलॉजिकली लिंकेजेस निकालते हैं कि ये उसी सोर्स से तो नहीं पैदा हुए जो एक जगह। तो उसके अलावा हम वेटरनरी जो है डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उससे भी हमने लिंकेज रखा हुआ कॉपरेशन कि वो भी इंटरफेयर करें बीच में। तो उस दौरान ये होता है कि जो चूहों का और ये माइट्स का, इनका भी हमें पूरा एंटी लार्वल मेजर्स हैं ये भी लेने पड़ेंगे, और इसके एंटी रोडेंट्स मेजर भी लेने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसका सोर्स है वो आगे नहीं नलीफाई किया जा सकता है, ताकि प्रोपगेशन नहीं होगी, सोर्स से डिजीज की प्रोपगेशन नहीं होगी। सो हमें उसी तरह उसी वक्त पे आउटब्रेक रोकने में ये मदद मिलेगी। ये सिंपल स्टेप्स है। उसके अलावा हम अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो हम प्रोफिलैक्टिक मेजर्स भी जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे। सो इट इज अ मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन है जो इस डिजीज के लिए कंट्रोल में लाया जा सकता है। बट वी आर रेडी कि अगर कभी भी इस तरह के केसेस हमें मिलते हैं तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और हम साथ में लोगों की एजुकेशन भी करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्दी सैनिटेशन हो, तो तुम ब्लॉकेजेस ना रखो, वीड्स की ग्रोथ ना होने दो, और तुम फॉरेस्ट के एरिया से अगर जा रहे हो उस एरिया में आप प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके जाओ, अपने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लो, इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करो। तो ये सिंपल मेजर से हम लोग इसमें काबू पाने में सक्षम है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ आए और हमारे साथ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की।